मैं राकेश कुमार सारथी आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल हम आप लोग को बताए थे वर्णमाला किसे कहते हैं और आज जो है नेक्स्ट आगे बताने जा रहे हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। वर्ण के भेद। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका स्वर वर्ण और दूसरा जो आपका क्या है, व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्वर वर्ण और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। अब यहाँ ध्यान देना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर का मतलब क्या होता है? यानी स्वर का मतलब होता है खुद या अपने आप। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है या अपने आप हो जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तथा स्वर वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो उच्चारण हो जाता है स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है। तो इसका हम परिभाषा लिखाएंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है तथा इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तथा स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। कितना होती है? 13। जैसे बोल रहे हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, रिरी, लिरी, ए, ओ, इस सब का जो उच्चारण हो जा रहा है खुद हो रहा है। जिसे बोल रहे हैं अ तो अ ना आ रहा है, बोल रहे हैं आ तो आई ना आ रहा है, बोल रहे हैं हर्षई तो हर्षई ही आ रहा है। इसका मतलब है इसका उच्चारण स्वयं हो जा रहा है। इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका हम परिभाषा लिखाएंगे, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला लिख के तीर के निशान दीजिए। स्वर वर्ण, इसका परिभाषा होता है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है या अपने आप हो जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तथा स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तथा स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। यथा, यथा का मतलब क्या होता है? जैसे। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री,
रिरी लिरी ए ऐ ओ औ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी हम आपको परिभाषा लिखा है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है या अपने आप हो जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तथा स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। जैसे हम बोल रहे हैं अ तो अहे आ रहा है, बोल रहे हैं आ ही आ रहा है, बोल रहे हैं हर्षई तो हर्षई आ रहा है, बोल रहे हैं दीर्घई तो दीर्घई आ रहा है, बोल रहे हैं हर्षऊ तो हर्षऊ आ रहा है। ऐसा नहीं ना कि इसमें क आ रहा है, चाहे च आ रहा है, चाहे ट आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं। इसका सटीक परिभाषा होता है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो जाता है या खुद हो जाता है या अपने आप हो जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तथा स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। कितना होती है? 13 होती है। यहां ध्यान दीजिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री रिरी लिरी ए ऐ ओ औ। यानी स्वर वर्णों की कुल संख्या आपका कितना होती है? 13 होती है। ये समझ में आया? अब आगे देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो एक में जो होता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण, 2 में जो होता है आपका दीर्घ स्वर वर्ण, 3 में जो आपका होता है प्लुत स्वर वर्ण। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर वर्ण। अब यहाँ ध्यान देना है कि ह्रस्व का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है। अधिकतर जब बच्चा क्या करता है, लिखता है, तो लिखने के क्रम में उसको ये पता नहीं चल पाता है किसमें हार्सिन की लिखे, किसमें दीर्घिन की लिखे, किसमें तारकुन को लिखे और किसमें बार्जुन को लिखे। तो हार्सिन दीर्घिन तारकुन बार्जुन लिखने में बच्चों को क्या होती है, थोड़ा समस्या होती है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो आइए हम पहले उसी को हम क्लियर करते हैं कि कैसे हार्सिन की लिखना है, कैसे दीर्घिन की लिखना है, कैसे तारकुन को लिखना है और कैसे बार्जुन को लिखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ह्रस्व का मतलब होता है हार्सिन की, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घिन की। ह्रस्व का मतलब होता है तारकुन को, दीर्घ का मतलब होता है बार्जुन को। यानी जिसमें अधिक समय लगेगा बार्जुन को, जिसमें कम समय लगेगा तारकुन को, जिसमें अधिक समय लगेगा दीर्घिन की और जिसमें कम समय लगेगा हार्सिन की। तो जब भी हम लिखते हैं क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने के क्रम में हम लोग को इसी पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जिसके उच्चारण में कम समय का बोध होता है या एक मात्रा का बोध होता है, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिसके उच्चारण में कम समय का बोध हो या एक मात्रा का बोध हो, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। तथा ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या 5 होती है। कितना होती है? 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ ई उ री लिरी, यानी ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होती है? 5 होती है। अ ई उ री लिरी। जिससे हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। अ ई उ री लिरी, यानी कम समय में ही हम क्या कर ले रहे हैं, उच्चारण कर ले रहे हैं। तो जिसके उच्चारण में कम समय का बोध हो या एक मात्रा का बोध हो, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। परंतु जिसके उच्चारण में अधिक समय का बोध हो या 2 मात्रा का बोध हो, उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तथा दीर्घ स्वर वर्ण कुल संख्या कितना होती है? 8 होती है। कितना होती है? 8। आ दीर्घई दीर्घऊ रीरी ए ऐ ओ औ। तो 5 गो हो गया ह्रस्व स्वर वर्ण, 8 गो हो गया दीर्घ स्वर वर्ण। तो 8 5 13। तो ह्रस्व स्वर वर्ण 5 गो और दीर्घ स्वर वर्ण 8 गो।
तो स्वर वर्ण कुल संख्या 5, दीर्घ स्वर कुल संख्या 8, 8 5 13। प्लुत स्वर वर्ण का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका परिभाषा होता है जिसके उच्चारण में 2 या 2 से अधिक समय का बोध हो या 3 मात्रा का बोध हो उसे हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं, तथा प्लुत स्वर वर्ण का कोई मात्रक नहीं होता है। यानी जो भी प्लुत स्वर वर्ण होते हैं उसमें कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जो प्रयोग है किसी को बुलाने के रूप में, किसी को आदेश के रूप में, किसी को मतलब भाषण के रूप में, और साथ ही साथ फिल्म जगत के रूप में किया जाता है। अधिकतर हम प्लुत स्वर वर्ण का प्रयोग क्या करते हैं, बुलाने के रूप में करते हैं। प्लुत स्वर वर्ण का कोई मात्रक कोत्रक नहीं होता है। ये समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे ये आपका अमित है, ये भी आपका क्या है, अमित है। ये आपका दीन है, ये भी आपका क्या है, दीन है। ये आपका अनु है, ये आपका क्या है, आलू है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका किरण है, ये आपका दीपक है। अब यहाँ ध्यान देना है किसमें हार्सिन की लिखना है, कब हार्सिन की लिखना है और कब दीर्घिन की लिखना है, कब तारकुन को लिखना है और कब बार्जुन को लिखना है। जैसे बोले मम्मी दीर्घिन मी, तो अमित दीर्घिन कहेंगे जैसे टाइम लग जाएगा। अभी हम परिभाषा आपको लिखा है कि जिसके उच्चारण में मतलब अधिक समय का बोध हो या 2 मात्रा का बोध हो उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जिससे दीर्घ रहेगा समय अधिक हो जाएगा। तो अमित समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो जिसमें कम समय लगेगा हार्सिन की, जिसमें अधिक समय लगेगा दीर्घिन की। अब यहाँ पर भी दिन है, यहाँ पर भी दिन है, तो दमर्सिन दिन अदम दीर्घिन दिन, तो हमें टाइम लग रहा है, हमें नहीं टाइम लग रहा है। तो ये दिन माने उजाला होता है, ये दिन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। हे अमित का मतलब दुश्मन होता है, हे अमित का मतलब दोस्त होता है। दीर्घिन से हो जाएगा तो दुश्मन हो जाएगा, हार्सिन से होगा तो दोस्त हो जाएगा ना। दीर्घिन से हार्सिन से लिखेंगे तो उजाला हो जाएगा, रोशनी दिन, दीर्घिन से लिखेंगे तो गरीब हो जाएगा। बताइए कितना का फर्क हो जा रहा है। इसलिए व्याकरण जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाना चाहिए, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाना चाहिए, और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाना चाहिए। जैसे बोले और न में तरकुन्नु अनु, समय कम लग रहा है तो तारकुन में कम समय लगता है। वही कर आलू आलू, समय क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है। तो जहां अधिक समय लगेगा बार्जुन को लिख देंगे, और जहां कम समय लगेगा तारकुन को लिख देंगे। बोल रहे कम किरण, किरण की कह रहे समय कम लग रहा है, वही करे दीर्घिन दी, समय अधिक लग रहा है। तो जिसमें अधिक समय लगेगा दीर्घिन की, और जिसमें कम समय लगेगा हार्सिन की। जिसमें अधिक समय लगेगा बार्जुन को, और जिसमें कम समय लगेगा तारकुन को। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बोले हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर वर्ण। तो इसका परिभाषा होता है जिसके उच्चारण में कम समय का बोध हो या एक मात्रा का बोध हो उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, तथा ह्रस्व स्वर वर्णों की कुल संख्या 5 होती है, 5 होती है यथा। यानी ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होती है, 5। कौन कौन, अ, ई, उ, री, री। हो गया। ह्रस्व स्वर वर्ण कुल संख्या कितना होती है, 5। चलिए दूसरा क्या बताए हैं, दीर्घ स्वर वर्ण। क्या बताए हैं, दीर्घ स्वर वर्ण जिसके
उच्चारण में जिसके उच्चारण में अधिक समय का बोध हो या दो मात्रा का बोध हो उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं तथा दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8 होती है। यथा आ, दीर्घई, दीर्घऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ, यानी दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितना होता है? 8। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ। टोटल स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। इसमें आपका 5 गो हो गया ह्रस्व स्वर वर्ण, 8 गो हो गया दीर्घ स्वर वर्ण, 8 5 13। तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 5 गो, दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 8 होता है। 8 5 13। प्लुत स्वर वर्ण का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए तीसरा क्या है? तीसरा जो है आपका प्लुत स्वर वर्ण। क्या है? प्लुत स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दो या दो से अधिक समय का बोध हो या 3 मात्रा का बोध हो उसे हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं तथा प्लुत स्वर वर्णों का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका प्रयोग संगीत के रूप में, नाटक के रूप में, भाषण के रूप में, आदेश के रूप में, संबोधन के रूप में, फिल्म जगत के रूप में किया जाता है। यानी प्लुत स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 या 2 से अधिक समय का बोध हो या 3 मात्रा का बोध हो उसे हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं तथा प्लुत स्वर वर्णों का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका प्रयोग संगीत के रूप में, नाटक के रूप में, भाषण के रूप में, आदेश के रूप में,
संबोधन के रूप में, फिल्म जगत के रूप में किया जाता है ना। इसका जो प्रयोग है अधिकतर संगीत में किया जाता है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, तो कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं ना। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी एक मात्रा, कभी दो मात्रा, कभी तीन मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। जिसे हम किसी को बुलाते हैं, क्या करते हैं, किसी को हम बुलाते हैं तो बुलाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, नाम को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं, नाम को पुकारते हैं। यथा, क्या, यथा, जैसे लिख रहे हैं, हे सीते अत्र आगच्छ, हे सीते अत्र आगच्छ, हे सीते यहां आओ। क्या हो जाएगा, हे सीते यहां आओ। चाहे हैं, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहां आओ। चाहे हैं, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहां आओ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे हम लोग एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या मात्रा का, एक मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे हे सीते अत्र आगच्छ। वही दो मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे हे सीते अत्र आगच्छ। वही तीन मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे हे सीते अत्र आगच्छ। तो कभी एक मात्रा, कभी दो मात्रा और कभी तीन मात्रा का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस तरह से प्लुत व स्वर वर्ण समाप्त हुआ और स्वर वर्ण भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अभी हम बताए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होता है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो ये आपका स्वर वर्ण क्या हो गया, समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। वाह।